हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन प्रज्ञान आईएएस। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के बारे में हमारे एनवायरमेंट सब्जेक्ट के लिए फॉर यूपीएससी 2024। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के लिए। जैसे कि आपको ये नेम सजेस्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट है। इट मीन्स दैट ये एक्ट प्रोटेक्शन करता है जितने भी आपके पास में वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट हैं, आपके पास प्लांट्स प्रेजेंट होंगे या कोई बर्ड्स इस कैटेगरी के अंडर आ जाएगा, वो सबके सबके नेचुरल हैबिटेट का और उन एनिमल का जो प्रोटेक्शन है वो अंडर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ईयर के लिए। अगर इस एक्ट की आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए बात करें, सबसे पहली चीज ये एक्ट हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में। इट मींस दैट सबसे पहले ये एक्ट हमारा अमेंड किया गया 1976 में अंडर द 42nd अमेंडमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि इस एक्ट के अंदर जो हमारी लिस्टेड थी स्टेट लिस्ट, वहां से पिक करके इसे हमने कहा एंटर करा दिया। एक जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, हमने इसको उसमें ऐड किया कि दिस विल कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, नाउ सेकंड प्रोविजन इज द आर्टिकल 51 AG। ये जो आर्टिकल 51 AG फर्दर आपका प्रोविजंस को देता है कि ये एक ड्यूटी है एक सिटीजन की, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की, कि वो हमारे एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करे और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करे। Then it is coming under the 48A of the GPSP, that is the Directive Principles of the State Policies. Then it is coming under the 7th schedule of the Article 246. Okay, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि एक्ट के हमारे पास में फीचर्स क्या प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। किसी भी एनिमल का, किसी भी बर्ड का हंटिंग नहीं किया जा सकता। वो प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग देता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके पास में। सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ द कटिंग एंड अपरूटिंग ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो हमने स्पेसिफाई किया है, ना आप उनका कटिंग कर सकते हो और ना ही उनका अपरूटिंग किया जा सकता है। अपरूटिंग का मतलब है कि उस प्लांट को आप जड़ से नहीं निकाल सकते हो। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम डिक्लेरेशन करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, नेशनल पार्क्स की। और यही आपका एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है बहुत सारी बॉडीज को। यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब हमारे पास में कुछ हमारी जो जू अथॉरिटीज से है, नेशनल जूलॉजिकल जो हमारी जू बॉडीज हैं उनसे है। बहुत सारा इसका हमारा जो मीनिंग है वो WCCB से है, दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरोज है हमारे पास में। ओके, कुछ हमारे पास में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज है, NTCA है हमारे पास में, एक्सेट्रा। उन बॉडीज से इसका मीनिंग है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी बॉडीज है जो इस एक्ट के अंडर हमारे पास में अवेलेबल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। देन गवर्नमेंट ने ये कंसिडर किया कि ये जो हंटिंग का प्रॉपर्टी राइट है वो वाइल्ड एनिमल्स का सिर्फ गवर्नमेंट के पास में रहने वाला है। इट मीन्स दैट अगर किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का अवेलेबिलिटी किसी ह्यूमन बीइंग के पास प्रेजेंट है, तो गवर्नमेंट अपने इस राइट को रिजर्व करता है कि वो प्लांट और वो एनिमल वापस से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली इस चीज के लिए किसी भी प्रकार का जो कॉम्पनसेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता उस ह्यूमन बीइंग को। इस चीज का हमें ध्यान रखा जाता है। देन आपने एक चीज को और देखा कि यहाँ हमने कहा कि अदर देन वर्मिन्स, ये एक वर्ड लिखा है यहाँ पर अदर देन वर्मिन्स। इसका मीनिंग ये है कि वर्मिन एनिमल्स आपके पास वो एनिमल्स होते हैं जो स्मॉल एनिमल्स हैं बट डिजीज कॉजिंग एनिमल्स हैं, वो किसी ना किसी बीमारी को फैलाते हैं, जैसे कि रैट्स, माइस, फ्रूट बैट्स। जो फ्रूट बैट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट बैट्स हैं आपके पास में। कॉमन क्रो एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे एनिमल्स जो स्मॉल एनिमल्स हैं और डिजीज कॉजिंग है, उनको आप हंट किया जा सकता है। ओके, अब नाउ जो ये हमारे पास में इस एक्ट की हम लोग जो ये अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, इस एक्ट की जो अमेंडमेंट्स किया गया, एक फर्स्ट अमेंडमेंट दैट इज इन 1982। Then this act is amended in year 1991, then 1993, then year 2002, then year 2006, and the last amendment done is in 2022. इससे पहले in 1976 as well, that is the 42nd amendment. Okay, 1991 का जो अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्मिन डिक्लेरेशन पावर था
कि वर्मिन जो एनिमल है उसको आपको डिक्लेयर करना है कि ये एनिमल इज बीइंग वर्मिन और नॉट, वो पावर स्टेट से किसको पास किया गया, आपके सेंटर को। उस पावर का पास पैसेज कहां से हो गया, स्टेट से वो पावर सेंटर को दे दी गई। ओके, अब जो रिसेंट हमारे पास में अपडेट है 2022 की अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग क्या कहा गया, सबसे फर्स्ट थिंग, इस एक्ट में टोटल आपके पास में 6 शेड्यूल्स थे। अब 6 शेड्यूल से उसे कट करके 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया कि दिस एक्ट इज नाउ कंटेनिंग 4 शेड्यूल्स ओनली। इन 4 शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल के अंडर हम बात करते हैं टोटली ऐसे एनिमल्स के बारे में आपके जिनको हायर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब लिस्ट है ऐसे एनिमल्स की जिनको हायर क्या चाहिए, आपका प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड जो हमारा शेड्यूल है उसमें हम ऐसे एनिमल्स के लिए बात करते हैं जिनको लेसर प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है, कि अब इनकी रिक्वायरमेंट लेसर हो गई है, कि इनको कम प्रोटेक्शन चाहिए। थर्ड जो हमारे पास में शेड्यूल है उसमें आप डिस्कशन करोगे प्रोटेक्शन करने के लिए उन प्लांट स्पीशीज की, कौन सी ऐसी प्लांट स्पीशीज हैं जिनको हमारी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और फोर्थ शेड्यूल के अंदर आप बात करते हो जो साइट्स के अंदर, साइट की अपेंडिक्स के अंदर लिस्टेड हमारे पास में नेम्स है, हम उनके लिए डिस्कशंस करते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो अब रिसेंट अमेंडमेंट यही अमेंडमेंट कहे या फिर इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है वो यही आई है कि 6 से हटा करके उसे 4 कर दिया गया। एंड स्पेसिफिकली जो वर्मिंग कैटेगरी का डिक्लेरेशन था उसे हमारे इस एक्ट के अंडर से अब कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है कि वर्मिंग का डिक्लेरेशन हो या वर्मिंग के रिलेटेड कुछ भी हो, वो अब इस 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आपके पास में नहीं आता। ओके, एक 2 मिनट में हम लोग इसको एक रिकैप्चुलेट करते हैं, एक बार इससे फिर इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आपके पास में क्या थी, ये 42nd अमेंडमेंट के अंडर 1976 में ये हमारे पास निकल के आया। एंड इसमें जो अमेंडमेंट किया गया वो ये कि हमने स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया हमारे शेड्यूल्स को। ओके, नाउ कमिंग अंडर 51 AG, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एक ड्यूटी है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की कि वो नेचुरल हैबिटेट का, प्लांट्स का, एनिमल्स का प्रोटेक्शन करे और उनका टेक केयर करे। ओके, देन इट इज कमिंग अंडर द आर्टिकल ऑफ 48A DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंदर आता है provision of hunting of the animals and the plants, uprooting of the plants, declaration of the wildlife sanctuaries and the natural parks है। कॉन्स्टिट्यूशन करता है अपने अंदर बहुत सारी बॉडीज को, जियोलॉजिकल बॉडीज हैं, जू बॉडीज हैं हमारे पास में, जू अथॉरिटीज इसके अंदर आती हैं, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरोज हैं जो इसके अंदर आते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज हैं जो इसके अंदर आती हैं आपके पास में, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी बॉडीज हैं। ओके, गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर रखती है कि किस एनिमल का हंटिंग होना है और किसका नहीं, जस्ट बिकॉज अगर किसी ह्यूमन बीइंग के पास में कोई एनिमल यदि आपका प्रेजेंट भी है और उसको रिलीज करने की गवर्नमेंट ऑर्डर देती है और उसके लिए कोई कंपनसेशन आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। वर्मिंग का जो डिक्लेरेशन की बात करते हैं, वर्मिंग मीन्स ऐसी एनिमल्स जो डिजीज कॉज करते हैं, लाइक रैट्स है, माइस हैं, फ्रूट बैट्स हैं, क्रोज हैं, तो उनकी हंटिंग जो है वो की जा सकती है। अभी इसके लिए हमारे पास में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, 1982 का अमेंडमेंट, 91 का, 93 का, 2000 का, 6 का और 2022 का। 91 के अमेंडमेंट में वर्मिंग का जो डिक्लेरेशन पावर्स थी वो स्टेट से हटा करके किसे दे दी गई, हमारे सेंटर को दे दी गई। और 2022 का जो अभी अमेंडमेंट रिसेंट आया है आपके पास में, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो टोटल शेड्यूल्स हैं वो 6 से हटा करके हमने कितना किया, 4 कर दिया। और जो ये वर्मिंग डिक्लेरेशन का एक पावर था उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इस एक्ट के अंडर अब वर्मिंग डिक्लेरेशन आपके पास में प्रेजेंट नहीं है। अभी सबसे पहले जो 4 शेड्यूल कैटेगराइज किए गए, फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे एनिमल्स के बारे में बात किया गया जिनको हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सेकंड में लेसर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट के एनिमल्स के बारे में बात किया, और फोर्थ में प्लांट स्पीशीज के बारे में बात किया कि जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और फोर्थ शेड्यूल में हमने बात किया साइट्स के अपेंडिक्स के अंदर आने वाले लिस्टेड जो हमारे पास में नीड्स है, हमने उसके लिए डिस्कशन किया। अभी ये हमने बात किया था कि इसके लिए हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। लेट्स मूविंग ऑन टू द सेकंड एक्ट, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, that is FCA 1980. The second act is regarding the Forest Conservation Act FCA 1980 के बारे में। इस एक्ट के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो ये एक्ट आपका एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है हमारा जो रेगुलेट करता था डिफॉरेस्टेशन को कंट्री में, स्पेसिफिकली डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल एक्ट है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो कहता है कि अगर आपको किसी भी
फॉरेस्ट एरिया का अगर हमें क्लियरेंस करना है तो उस क्लियरेंस करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले आपकी जो इवनली जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है, जो लोकल फॉरेस्ट राइट वाली हमारी अथॉरिटीज है, उनसे क्या किया जाएगा, एक क्लियरेंस के लिए एक साइन लिया जाएगा, उनका एक परमिशन, एक कंसेंट लिया जाएगा कि यदि वो अलाउ करते हैं तो। और प्लस उन्हीं के साथ ही हमारी जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज हैं उनसे भी एक कंसेंट लिया जाएगा कि आइदर दे आर अलाउइंग और नॉट, ठीक है, वो हमें अलाउ कर रहे हैं नहीं। फिर भी इतना कंसेंट के बाद में और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के कंसेंट के बाद में भी सेंटर के पास में एक पावर है कि यदि वो चाहे तो वो मना कर सकती हैं उनको कि नहीं, हम इस फॉरेस्ट को आपके क्लियरेंस के लिए अलाउ नहीं करते हैं, या हमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीजें वो वेरीफाइड नहीं लगती हैं। और वो ही सेंटर हमारा लीगल बाइंडेशन में भी डाल सकता है कि लीगल बाइंड करके रखेगा वो आपकी उस कंपनी को, उस पर्सन को। लेकिन फर्दर क्या हुआ कि इसी एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट हुए। कुछ अमेंडमेंट्स को एक्चुअली में प्रपोज किया गया कि ये सारी जो अमेंडमेंट्स है आपके पास में वो की जा सकती हैं। उन्होंने क्या कहा कि हमें कुछ एग्जम्पशंस चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए रेलवेज है, हमने रेलवे लाइंस को ब्लॉक करना है, रोड्स को डेवलप करना है, ट्री प्लांटेशन करना है, ओपन एक्सप्लोरेशन चेक करना चाहते हैं उस एरिया के अंदर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, सफारीज वगैरह, जंगल सफारीज प्रेजेंट होती है उसके लिए है। और कुछ स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स है हमारे फॉरेस्ट के, उनके लिए उन लोगों ने चाहा कि उनको एग्जम्पशन दिया आना चाहिए कि इनके लिए हमें इतनी परमिशन ग्रांटिंग्स और इतनी प्रॉब्लम्स को हमें फेस नहीं किया जाना चाहिए। अभी एक्चुअली में ये सारी एग्जम्पशंस के पीछे में एम क्या है हमारी गवर्नमेंट का, उसका एम रहेगा इस चीज के लिए रेवेन्यू जनरेशन, कि हम लोग रेवेन्यू एक्चुअली में जनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि इससे क्या किया आपने, स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावरमेंट मिल जाएगा कि वो लीज पे दे सकती अपने फॉरेस्ट लैंड को। उन्होंने अपने फॉरेस्ट लैंड को लीज पे दिया और लीज पे देने के बाद में वो उस फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स है उनके हैंड में वो लैंड हमारा जो है वो ओन करेगा। ओके, बट एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और यदि हम इस अमेंडमेंट को प्रपोज कर देते हैं, ये अमेंडमेंट आपका प्रपोज होता है, तो जो एक लैंडमार्क केस है हमारे पास में 1996 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जजमेंट दिया था, गोदावरमन जजमेंट जिसे हम बोलते हैं, गोदावरमन केस जिसे हम बोलते हैं। एक्चुअली में जो ये गोदावरमन सर थे, इन्होंने सैंडलवुड के केस में डिस्कशन किया था रिगार्डिंग इन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने केस चला था जब उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा सैंडलवुड का आपके पास में डिप्रिवेशन चल रहा है, इतना ज्यादा सैंडलवुड की कटिंग चल रही है, तो उन्होंने उसको देखते हुए ये केस डाला था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि आप जो है हमारा जो कवरेज है एक्सपैंड किया था, एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो कवरेज है उन्होंने उसको एक्सपैंड किया था। उन्होंने कहा था कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें उसको पुट करेंगे। ओके, इट मींस दैट कि एनफोर्समेंट जो है हमारे फॉरेस्ट एरिया का उसको इंक्रीज कर दिया गया था और स्ट्रेंथन एक पावर दे गया था हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया के लिए, एक्ट के लिए। हमारे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको एक उन्होंने स्ट्रेंथ को प्रोवाइड किया था। अभी अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, हमारे पास में एक अमेंडमेंट और हुआ था इन द ईयर 2018 में। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बैम्बू प्लांट है उसके लिए डिस्कशन किया था। बैम्बू प्लांट के लिए आपके पास में ये डिस्कशन क्या था कि इन केस अगर वो बैम्बू का प्लांट आपका नॉन फॉरेस्ट्री जो एरिया है उसके ऊपर डेवलप हो रहा है, इट मींस दैट वो एरिया आपका फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के अंडर नहीं आता, फॉरेस्ट की लैंड पे या फॉरेस्ट पे नहीं प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल वो बैम्बू प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उस बैम्बू प्लांट का जो भी आपका एक ट्रेड है वो पॉसिबल है लीगली। उस ट्रेड को फिर क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। अदरवाइज जो जितने भी हमारे पास में फॉरेस्ट एरिया के अंदर आपके प्रोडक्शन है, फ्रूट्स का हो, टिम्बर का हो या किसी भी चीज का हो, प्रोहिबिटेड होता है। That is coming under your state government. That state government can declare any area as a reserve forest or the protected forest. वो state government के पास में पावर रहता है कि वो उसको reserve forest में या फिर protected forest में एज क्या कर देगी, डिक्लेयर कर देगी। बट बैम्बू ट्री को ही उनका जो 2018 का अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि अगर वो बैम्बू ट्री का ग्रोथ जो है आपका नॉन फॉरेस्ट्री लैंड पे हो रहा है तो उसे फिर हम लीगली अलाउ करते हैं फॉर द ट्रेड पर्पस के लिए। ओके, और एक आपको एक चीज मालूम है, बैम्बू जो है ट्री आपका, उसे हम ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका। बट बैम्बू अगर बोटनिकली देखा जाए,
अगर हम लोग हमारी एक बोटेनिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है कि बैम्बू एक ग्रास है। बट अगर बैम्बू को ही यदि हम फॉरेस्ट लैंड पे देखें तो उसे ट्री कंसिडर किया जाता है कि बैम्बू इज अ ट्री टू दैट। ओके, तो इस जो ये अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो ऊपर हमने अमेंडमेंट का जो प्रपोजल दिया उसकी यदि बात की जाए तो उस इम्पैक्ट क्या है उस अमेंडमेंट का कि एग्जेम्पशन ऑफ जूस होना चाहिए या फिर सफारीज होना चाहिए। मतलब जू बनाने के लिए, सफारी जंगल सफारीज में जाने के लिए वहां क्या मिलेगा, हमें एग्जम्पशन मिलेगा। डाइल्यूशन होना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस का फॉरेस्ट लैंड यूज के ऊपर कि जितना आप फॉरेस्ट लैंड को यूज करना चाहते हो कम्प्लीटली डाइल्यूट हो जाएगा। और इस चीज को हम बहुत बेहतरीन से समझते हैं कि जितना ज्यादा प्राइवेट ह्यूमन बीइंग का इम्पोर्टेंस वहां पर इंक्रीज होगा या प्राइवेट ह्यूमन बीइंग का वहां पर हमारा जो इंटरफेरेंस इंक्रीज होगा तो वो प्लांट की हेल्थ के लिए, एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा या नहीं होगा ये हम उसके लिए सोच सकते हैं। ओके, so this is your Forest Conservation Act, that is FCA 1980. Now, जो हमारे पास में थर्ड नंबर का एक्ट प्रेजेंट है दैट इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000। और सबसे पहले इस एक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमारे पास में। बेसिकली आप अच्छे से इस चीज को जानते हैं, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए बात कर रहे हैं जिसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा रिच है हमारे पास में। और अगर हम उस बायोडाइवर्सिटी की बात ना करके यदि हम हमारे पुराने हकीम्स और वेद्स की बात करें, वैद्स की बात करें और जितने भी पुराने लेवल पे हमारे पास में लोग मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा ही हमारे पास में रिचनेस के साथ में प्रेजेंट है। तो उस रिचनेस के साथ में ही हमारी जो नॉलेज है रिगार्डिंग दिस बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई। तो बेसिकली इस एक्ट का मेन काम क्या है कि उस नॉलेज को, उस हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करके रखना फ्रॉम द फोरेन पार्टिकल्स से, फॉर द फोरेन इन्वेजन से स्पेसिफिकली इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेजमेंट करना, उनके सस्टेनेबल यूज के लिए, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स के लिए कि अगर उनसे कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो फेयर होना चाहिए और इक्वली शेयरिंग के साथ में उनका बेनिफिट जो है वो जाना चाहिए। यदि हम बात करें यूएनसीबीडी की, यूएनसीबीडी मतलब ये जो हमारा एक्ट हमने कंज्यूम किया वो आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के बाद में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर ईयर 1992 में डेवलप हुआ था, तो हम इसको उसके बाद लेके आए थे कि ये एक सोवेरियन राइट है स्टेट का कि वो अपने खुद के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को खुद यूज करे प्रॉपर्ली। इट मींस दैट कि अगर उसमें कोई फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो वो उससे हमारे उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रख सके, ये सोवेरियन राइट है हमारे खुद की अपनी स्टेट का। एक इसमें ये चीज है। अभी सेकेंड कुछ फीचर्स हैं हमारे इस एक्ट के, ये एक्ट हमारे पास में क्या करने वाला है। सबसे पहले ये जो एक्ट है ना इसमें जो हमने प्रोटेक्शन के लिए बात किया, ये प्रोटेक्शन 3 टायर प्रोटेक्शन चलता है आपके पास में। ओके, जो हमारा बोर्ड हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, एक सबसे पहले आपके पास में एनबीए है दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो हमारे नेशनल लेवल पे, हमारे सेंट्रल लेवल पे काम करती है। सेकेंड हमारे पास में प्रेजेंट होगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एसबीबी, जो हमारे स्टेट लेवल पे इसके लिए काम करेगा। और थर्ड आपके पास में आता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजिंग कमेटी, जो लोकल लेवल पे रह करके इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आपके पास में काम करता है। ओके, फर्स्ट इज एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेकंड इज एसपीबी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, थर्ड इज बीएमसी दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, जो लोकल लेवल पे काम करती है। अभी इसमें देखिए जो एक्ट है, सबसे पहले अगर किसी भी फॉरेन हमारे कंट्री को या फॉरेन रिसर्चर को या फॉरेन किसी भी एक्टिविस्ट को एक्टिंग हमें एक्ट करना है, उसको लेके आना है, वो आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, यानी कि एनबीए उसको परमिशन देगा कि हाँ आपको अलाउ करते हैं हम लोग हमारे यहाँ पे, आप जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो वो खाली पहले सबसे पहले एनबीए अगर उसको अलाउ करता है, अगर एनबीए का परमिशन उसे ग्रांट किया जाता है तो ही वो उसके लिए एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसके लिए एंटर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी रिसर्च पर्पस के लिए आना है, किसी कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए आना है, तो आपको एक उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट वहां पर रहेगी। अच्छा, सेकेंडली इसके अंदर जो हमारा मेन इन्वेंशन है कि हम अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है हम उनको अपने पास में मेंटेन करके रख सके। ठीक है, अभी इसके बाद में जो एक सेकेंड
पॉइंट इसमें निकल के आता है कि जो हमारे लोकल हकीम्स है, कि लोकल आपके पास में कुछ आपके हकीम्स रहेंगे, कुछ लोकल आपके पास में आपके वैद्य रहते हैं, तो उनके लिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी की जो नॉलेज है उसको यूज कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज विद इन द कंट्री ओनली। अगर आपको विद इन द कंट्री अपने पर्पस के लिए उसको यूज करना है तो आपको किसी परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होती इसके लिए। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट है कि जो ये मैनेजमेंट कमिटीज है हमारे पास में लोकल लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे स्टेट लेवल पे है या फिर हमारे नेशनल अथॉरिटीज है हमारे नेशनल लेवल पे प्रेजेंट होती है, ये अथॉरिटीज यदि लाइक कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले आप एनबीए के पास में जाएगी। अगर एनबीए जो है हमारा उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है और अगर उस पर कोई प्रॉब्लम उसको निकल के आती है तो एनबीए उसी प्रॉब्लम को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास में लेकर के जाएगा। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है आपका, ये एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल जनरेट किया गया है फास्टिंग स्पीड अप करने के लिए एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को, इश्यूज को और उनकी प्रॉब्लम्स को। ओके, ये स्पेसिफिक कमेटी है जो हमारा मेंटेन किया गया है, ट्रिब्यूनल मेंटेन किया गया है इस चीज के लिए, फास्टन करने के लिए प्रोसेस को, ताकि जो एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका जो सोल्यूशन है वो हमें फास्टर लेवल पे मिल जाए। अभी सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट हमारी चीज इसके लिए, जो ये बायोडाइवर्सिटी वाला हमारा कंजर्वेशन है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था इन द ईयर 2021 में। उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक सस्टेनेबल हमने एक प्रोविजंस प्रोवाइड किया फास्टन करने के लिए प्रोसेस को, ताकि हम लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी इनवाइट कर सके। सेकेंडली जो एक हमारे पास प्रेजेंट रहता है किस चीज के लिए कि आप पेटेंट को देने का जो प्रोसेस है उसको भी फास्टन कर देते हो, ताकि जितना हम अपने जो रिसोर्सेज है उनको बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छे से पिक कर सके। तो ये आपके पास में क्या है, बायोडाइवर्सिटी का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000। तो आज हमने 3 एक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया। द फर्स्ट एक्ट इज योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द सेकंड एक्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसीए 1980, एंड द थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000। बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के 3 टाइप्स जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एनबीए, SBT and BMC. NBA is National Biodiversity Authority working at the central level. SBB State Biodiversity Board state level पे, और BMC is your Biodiversity Management Committee at the local level. So thank you so much for attending this session, and if you like this thing then do subscribe, like and share the channel, and see you for the next video. Okay, thank you.